सो वेलकम बैक एवरीबॉडी विद अ न्यू डे एंड न्यू बिगिनिंग। आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर है, जिसमें आपके एमयू ट्रिपल में भी सवाल देखे जाते हैं। दिस इज नॉट स्पेशलाइज्ड सिर्फ जेई और नीट के लिए ही नहीं, एमयू ट्रिपल में भी ये जो सब चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर बहुत काम का है, काम आता भी है, ठीक है। इसीलिए तो सबको पता है कि मैं अप टू द मैक्स फॉर जेई नीट एंड एमयू ट्रिपल सबके लिए पढ़ाता हूँ, इसीलिए ये लेक्चर भी क्या हुआ, वो जो भी चैप्टर्स होंगे हम पढ़ेंगे सब अप टू द मैक्स होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सोल्यूशन एंड दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक लेक्चर होने वाला है आज, क्योंकि लेक्चर 1 है और मस्त तरीके से पढ़ेंगे ना सब कुछ, ठीक है। ऐसा देखो, आसान इसलिए थोड़ा लगेगा क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया है, तो थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे ना। मूल कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें छोड़ी थी मैंने बताया, तो छोड़ी नहीं थी खैर कुछ भी उसमें, ये सोल्यूशन में ही पढ़ाया जाता है। बट मूल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कंसंट्रेशन टर्म जो होगा वो सोल्यूशन में कवर करेंगे, तो बिल्कुल इसमें होगा वो, ठीक है। दिस इज लेक्चर नंबर 1। आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो बच्चे मेरे को जानते हैं जॉली गुड, जो नहीं जानते वो जान लो। माई सेल्फ जो हूँ उपाध्याय, आई एम एम यू ट्रिपल ई केमिस्ट्री एजुकेटर, ये मेरी आइडेंटिटी है। एज वेल एज आई एम अ जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट। बिल्कुल एग्जाम का नाम तो सुना होगा है ना, और देखो यहाँ भी लिखा है जेई, है ना। सो आई एम स्पेशलाइज्ड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। और आई एम परसिंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट and over the rank on institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical Institute. So well, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो खैर अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी पढ़ाई होती है, ठीक है। धीरे धीरे आप भी ये सब चीज़ें अचीव करेंगे। मैटर ये करता है आपका और मेरा कनेक्शन, ठीक है। और आई थॉट अब तो कनेक्शन बन गया होगा यार, बहुत अच्छे तरीके से बन गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करेंगे आज का लेक्चर जो है सोल्यूशन है, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा एंगेजमेंट चेक कर लूँ, क्लास में है तो सही। हाँ जी, 15 लोग, 15 लोग, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ बढ़िया है आज, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और सबसे पहली बात किसकी होगी भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में ही सबसे पहली चीज पता तो होना चाहिए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो लो कि यार सोल्यूशन जो शब्द है उसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोल्यूशन। तो सोल्यूशन से यार हम क्या समझते हैं, सबने पढ़ा है क्या होता है भाई, बेसिक सा डेफिनेशन सोल्यूशन का, कि सोल्यूशन एक क्या होता है, मिक्सचर होता है भाई। सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब अगर छोटे क्लास में चीजें पढ़े हो तो तुमको ये चीज पता होगी कि मिक्सचर भी दो तरह का होता है। एक कौन सा, होमोजेनस मिक्सचर, पढ़ा है सबने। अब मिक्सचर से तो पता होगा ना यार। दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सचर। दो मिक्सचर होते हैं, कौन सा, एक होमोजेनस और एक होता है हेटेरोजेनस। चलिए भाई, लेकिन सोल्यूशन वाला कौन सा है सर, सोल्यूशन वाला है होमोजेनस मिक्सचर। सो सोल्यूशन बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर है, मतलब क्या है, टू और मोर सब्सटेंस का एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। इट मींस अगर मैं सोल्यूशन को डिफाइन करूं, सो लिखिए सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ये बेसिक सा डेफिनेशन है, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस। अब देखो खैर ये तो समझ आ गया क्या कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस। लेकिन कई लोगों को ना अब ये होमोजेनस शब्द है ना, इससे थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों भाई, क्योंकि वो क्या किए हैं, वो किए हैं मस्ती, जब उनको 9-10 पढ़ाया जाता था, है ना। जब 9 में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है कंसंट्रेशन टर्म वाला, सेकंड चैप्टर ये केमिस्ट्री का, तो वो उस टाइम नए नए बच्चे होते हैं जो क्लास 8 से 9 में ट्रांजिट करते हैं ना, और उस टाइम ये बेसिक पढ़ाया जाता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। तो कई लोगों को ना ये होमोजेनस शब्द से परेशानी है। थोड़ा देखिए किनको किनको है ये होमोजेनस शब्द से परेशानी, क्या किसी को है ये होमोजेनस शब्द से परेशानी। क्योंकि मैंने देखा है जनरली कि सोल्यूशन का डेफिनेशन तो सब रट लेते हैं, लेकिन उनसे अगर एक्चुअल मतलब पूछा जाए तो उनको पता ही नहीं होता कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन नहीं रटेंगे हम यहाँ कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझते हैं, और आज भी वही चीज करेंगे। चलो मैंने डेफिनेशन लिखवा तो दिया कि सोल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। भाई ये होमोजेनस का मतलब क्या है, देखो होमोजेनस का, होमो का मतलब होता है सेम, होमोजेनस का मतलब बहुत सिंपल सा है, ठीक है। लेम लैंग्वेज से पढ़ाऊंगा, लेम लैंग्वेज में समझाऊंगा। होमोजेनस डायरेक्टली अगर मैं ऐसे समझा दूं कि तुम्हारे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के कंस्टिट्यूएंट जो है वो सेम कंस्टिट्यूएंट होंगे तो होमोजेनस बोलेंगे, तो ये समझ नहीं आएगा। मैं बहुत लेम लैंग्वेज से पढ़ाता हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, ध्यान से समझो। सबने देखा है बीकर, बिल्कुल ग्लास वाला बीकर है ना, ट्रांसपेरेंट जो होता है, ठीक है। हमने उसके अंदर भर दिया पानी,
और किसी का किसी को शुगर सोल्यूशन याद है? अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक शुगर सोल्यूशन का, तो मुझे बनाना एक शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन कैसे बनता है भाई? बीकर में हमने पानी लिया और उसमें क्या किया, शुगर डाल दी। अब जब शुगर डाल दी और इसको एक स्टेरर लेके इसको हिलाओ, स्टेरर जब इसको हिलाओगे तो एक मिक्सचर तैयार होता है। अच्छा ये बताओ, अगर कभी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, कभी घर पे किए होगे या करके भी देखना, अगर नहीं किए हो तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, उसमें पानी और चीनी घोल के देखना, क्या तुम डिफरेंशिएट कर पाते हो कि उसमें से पानी कहाँ है और चीनी कहाँ है? ये बताओ। उस मिक्सचर को देख के, अगर मैं बाहर से देखूं उस मिक्सचर को, है ना, लेट्स से मैंने ग्लास में भर लिया और उस ग्लास को मैं साइड से देख रहा हूँ, तो क्या तुम उस मिक्सचर में पानी और चीनी दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो? तुम कहोगे क्या बकवास कर रहे हो सर, ऐसे कैसे पता चलेगा? अगर शुगर शुगर सोल्यूशन को घोल देंगे पानी के अंदर तो पता कैसे चलेगा? तो नहीं पता चलता है ना, क्यों? क्योंकि वो सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन जाता है भाई। अब उसके अंदर डिफरेंशिएट कर पाना सिर्फ देख के, टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा उसके अंदर शुगर है, लेकिन मैं तुमसे कहूँ जरा डिफरेंशिएट करके बताओ कि क्या इस वाटर के अंदर कुछ चीज घोली गई है, जैसे शुगर एज वेल एज सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तुम कहोगे यार टेस्ट तो करना पड़ेगा, बिना टेस्ट के तो पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल वही चीज है, मतलब कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। मतलब होमोजेनस एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसको तो आंख से देख के डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है भाई। बहुत लेम लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, वैसे तो होमोजेनस शब्द का मतलब अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो कुछ और निकलेगा, लेकिन इस चीज को ऐसे समझ लो कि अगर हमने कोई ऐसा सोल्यूशन बनाया जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो, हम पता नहीं कर पाए कि सोल्यूशन उसके अंदर सॉल्वेंट क्या है सोल्यूट क्या है। अब ये जो सॉल्वेंट और सोल्यूट मैं शब्द नाम ले रहा हूँ, ये अगर जानते हो, ये कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। अगला हम टॉपिक वही पढ़ेंगे हम कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। और मैं गारंटी देता हूँ ना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ढंग से किसी को पता ही नहीं होगा, भाई पूछूंगा तो, है ना। बट अभी समझो कि होमोजेनस का मतलब क्या है। होमोजेनस का मतलब कि हमने अगर कोई एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर किया, फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन, तो अगर पानी में चीनी को घोल देते हो तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हमको मिलती है। हमको वो आंखों से हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि यस उस पानी के अंदर चीनी घोला गया है या नहीं। उसको डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है कि टेस्ट करो। अगर मीठा लगता है तो यस उसके अंदर शुगर घोला गया है, या फिर अगर थोड़ा खारा लगता है तो यस उसके अंदर सॉल्ट घोला गया है। सो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सोल्यूशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? होमोजेनस मिक्सचर का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? शुगर सोल्यूशन। मतलब जो भी सोल्यूशन हम बनाएंगे वो हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होगा। अच्छा हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल। अच्छा हेटेरोजेनस मिक्सचर कुछ मत करो, बालू ले, सैंड, सबने सुना है। अब जरा सैंड सोल्यूशन बनाओ तो पानी में बालू घोल दो, देखो कितना गंदा पानी दिखने लगेगा बाहर से भी देखोगे तो। और इवन जो है वो पार्टिकल जो है सैंड के वो सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड मतलब वो कंप्लीटली घुलते भी नहीं है ना, वो दिखेंगे तुमको, नीचे उनकी परत दिखेगी। तो वो बेसिकली एक हेटेरोजेनस एग्जांपल हो सकता है। तो सैंड सोल्यूशन एक क्या है? हेटेरोजेनस एग्जांपल है। वेर एज अगर मैं शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन की बात करूं तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो मिक्सचर क्या होगा? होमोजेनस मिक्सचर कहा जाएगा। सो बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। क्यों भाई, यहाँ दो सब्सटेंस है कि नहीं? क्यों भाई, अगर हमको शुगर सोल्यूशन बनाना है तो दो सब्सटेंस चाहिए ना, एक पानी चाहिए और एक शुगर चाहिए, है कि नहीं? सोल्यूशन का मतलब समझ आया क्या है? बताओ। पुराना रिश्ता है किस चीज का भाई? समझ आया कि नहीं ये बताओ? समानगी मिश्रण। हाँ बिल्कुल, आप हिंदी में कह सकते हैं। समझ आया कि होमोजेनस शब्द का मतलब क्या है? होमोजेनस शब्द का मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अपनी आंखों से देख के, है ना। चलिए जी, अब मैंने क्या बोला? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की थोड़ी हम बातें करते हैं। किसकी? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? देखो एक सॉल्यूशन के मेजरली दो ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट, जो मैंने पीछे नाम भी लिया। ठीक है। क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है, भूल चुके हो, मैं समझा देता हूं। और देखो पहली बातें करेंगे सॉल्यूट की। अभी उससे बातें करने से पहले थोड़ा मैं चेक करता हूं कि सॉल्यूट के बारे में कितना पता है। सब लोग बताओ, चैट में सब लोग लिखेगा व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट। ठीक है, बताओ हिंदी इंग्लिश जिसको जो जिसमें भी आता है वो बताओ सॉल्यूट क्या होता है। जल्दी से, समय नहीं है, जल्दी से। ओ शिट, लाइट गई। चलो कोई बात नहीं। प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट।
गौरपाल, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट लाइक सॉल्ट, सॉल्यूट घुल जाता है। अच्छा, सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लीस्ट क्वांटिटी सॉल्यूट, जो वाटर में मिले वो। अच्छा, अब मैं दूंगा तुम लोगों को झटका। झटका इसलिए क्योंकि ये जो पढ़े हो ना तुम लोग, ये सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ये सही है। सही है तो फिर क्यों बोल रहे हैं भाई झटका? इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आधा ही करेक्ट है, कंप्लीट करेक्ट नहीं है। क्लास 9 या 10 के बच्चे नहीं हो भाई, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो। सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे कि जो कम अमाउंट में हो या ज्यादा अमाउंट में हो। मैंने ये नहीं बोला कि गलत है, मैंने नहीं बोला गलत है, सही है, लेकिन कंप्लीट सही नहीं है। आओ वही चीज मैं तुमको जो तुम अभी तक तुम लोग सीखे नहीं हो ना वो बताता हूँ, वो सिखाता हूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। देखो देखो सॉल्यूट, अच्छी बात है, जिसने बोला वेरी गुड, कुछ तो पता है उनको, पढ़ा है उन्होंने, ठीक है। प्रीवियसली सबको यही पढ़ाया जाता है कि सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना भाई। तो अगर मैं लिखूं कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, तो बिल्कुल वो सॉल्यूट है। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वो क्या है, क्या है वो सॉल्यूट है, ठीक है भाई। लेकिन 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 ये कंप्लीट डेफिनेशन सॉल्यूट की नहीं है। तो फिर कंप्लीट डेफिनेशन क्या है सर? साथ में देखो, एंड हैज same physical state as that of final solution, and this is the complete definition of solute। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिख नहीं रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट भाग जा चुकी है, लाइट आएगी तो अपने आप में दिख लूंगा, बट अभी समझो कॉन्सेप्ट को। ये तो दिख रहा होगा। क्या बोला मैंने कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ध्यान से समझो, एंड हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। क्या मतलब बनता है इसका, क्या मतलब बनता है इसका, ये चीज को समझो। देखो अभी भी कभी भी हमेशा ये सिर्फ मत याद रखना कि सॉल्यूट का मतलब कि जो लेसर अमाउंट में है वही है, वो नहीं है, ठीक है। मतलब गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही कंडीशन एक ट्रू नहीं है। इसके साथ साथ हमको क्या देखना होता है, फाइनल सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी देखना देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि मान लो मेरे पास शुगर है और मैंने क्या लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या तैयार होगा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है सर। ये तो ठीक है, समझ आया कि हमने शुगर लिया फिर वाटर लिया तो उससे तैयार क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन। अब मैं जरा तुमसे फिजिकल स्टेट पूछता हूँ सबका। तो शुगर क्या है, एक क्रिस्टल होता है, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा सर जी, सॉलिड होगा, तो इसको मैं एस से लिखता हूँ, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर जो है लिक्विड है, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा सर जी, एल। और जो शुगर सोल्यूशन बना है वो भी शुगर सोल्यूशन है ना, कैसा दिखता है, लिक्विड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अब ये बताओ, ये बताओ क्या बोला मैंने कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, तो याद तुम कर लिए, एंड हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो ये क्या अरे ये सॉरी, मैं भी सॉल्यूट में लिख दिया इसको, उल्टा लिख दिया मैं भी। एक सेकेंड, इसमें मैंने सॉल्वेंट का एडमिट नहीं रहा है क्या ये? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, देखो देखो, एंड डज नॉट होगा ना, एंड मैं देखो सॉल्यूट पढ़ाते पढ़ाते तुमको सॉल्वेंट पढ़ा दिया। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, एंड डज नॉट हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब ये सही है डेफिनेशन, ठीक है। देखो खुद सॉल्यूट पढ़ा पढ़ा तुमको मैं सॉल्वेंट पढ़ा दिया, अब ध्यान से समझो क्या बोला मैंने कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड डज नॉट हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो मुझे समझाओ कि अगर मैं यहाँ एक शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक शुगर चाहिए, वाटर चाहिए और शुगर सॉल्यूशन चाहिए। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि शुगर जो है वो क्रिस्टल का फॉर्म होता है, इट मीन्स वो एक सॉलिड स्टेट है, तो उसको मैंने एस से लिखा। वाटर क्या है, एक लिक्विड है जिसका स्टेट क्या होगा, एल, एल से रिप्रेजेंट किया लिक्विड स्टेट को। और जो सॉल्यूशन बनता है शुगर सॉल्यूशन वो भी एक लिक्विड का होता है जिससे एल से रिप्रेजेंट किया। अब ये बताओ कि अगर मेरे को चेक करना है कि शुगर और वाटर में से, शुगर और वाटर में से कौन सा तुम्हारा, लाइट आगे देखो, वैसे शुगर और वाटर में से कौन सा तुम्हारा सॉल्यूट है, तो अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि ऐसा कंपाउंड जो कि लेस अमाउंट पे प्रेजेंट है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्या चेक करो आगे, डज नॉट हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ये बताओ यहाँ फाइनल सॉल्यूशन क्या है, फाइनल सॉल्यूशन हमारा शुगर सॉल्यूशन है और इसका स्टेट क्या है, लिक्विड है।
और शुगर का स्टेट क्या है? सॉलिड है, पकड़ा गया। शुगर का स्टेट सॉलिड, फाइनल सोल्यूशन का स्टेट लिक्विड, इट मीन शुगर जो होगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। समझ आया? बताओ, समझ आया? झटका लगा दिए सर। समझ आया कि नहीं, ये बताओ। ये फ्रीक्वेंसी देखो, इस चीज को तो इमेजिन करो, थोड़ा फिजिक्स का देखो। जो मेरा अभी तुमको क्या दिख रहा है, थोड़ा फ्लिकरिंग करता हुआ दिख रहा है मेरा वेबकैम। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसीज है। मैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करके रखा हूँ, 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड होता है। देखो, इसलिए फ्लिकरिंग हो रही है। थोड़ा समझ सकते हो इसे, फिजिक्स लगाओ थोड़ा। लैग? अरे लैग नहीं होगा भाई। लैग हुआ? लैग हुआ क्या? नेटवर्क, फोन कहाँ है मेरा? पहले फोन दो। नेटवर्क तो ठीक है यार, फिर से लैग हो रहा है? क्या बात कर रहे हो? लैग हो रहा है? ना ना ना, अब क्लियर है? बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सॉल्यूट है? सॉल्यूट वो होगा जिसका फाइनल सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। उसको सॉल्यूट बोलेंगे। लेसर अमाउंट वाला डेफिनेशन सही तो है, लेकिन सॉल्यूट क्या होगा ये इसी से समझ सकते हो कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लेसर अमाउंट में तो है ही, लेकिन और क्या देखना है? एंड डज नॉट हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड बन के तैयार हुआ, लेकिन हमारा शुगर तो सॉलिड था। इट मीन शुगर हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। क्लियर सबको? जो नए आए हैं आज, कुछ नए मुझे दिख रहे हैं बच्चे, सबको क्लियर है ना? जो नए वाले हैं वो भी बताएंगे। अरे 5G है भाई। 5G है, फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोगों को लैग फील हो रहा है। जो नए बच्चे उनको समझ आया कि सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट किसी को भी चेक करना है, आप हमेशा फाइनल सॉल्यूशन का जो स्टेट है उसको चेक करेंगे। अगर आपके कंपाउंड, मतलब आपके जो भी आपने लिया है, जो भी मिक्सचर में जो भी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया, अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है, पता नहीं है आपको कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो आप फिजिकल स्टेट चेक करिए फाइनल सॉल्यूशन जो आपका तैयार हुआ है। फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ लिक्विड, अगर चेक कर लेंगे कि जो चीज लिक्विड से मैच हो रही होगी वो क्या होगी? वो सॉल्वेंट होगी। जो चीज मैच नहीं हो रही होगी वो ठीक है, वो क्या होगी? सॉल्यूट होगी। सिमिलरली, अब अगर मैं एग्जांपल दूं तुमको, किसकी? सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट क्या है? सबने बताया, अभी क्या बताया कि सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो लिखो इसको कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। और पिछले वाले सॉल्यूट में क्या लिखा था? डज नॉट हैज। ठीक है, डज नॉट हैज नहीं यूज होगा, डज नॉट हैव। डज नॉट हैव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हैज सेम फिजिकल स्टेट। सिंपल है, एज द फाइनल सोल्यूशन। अब इसी एग्जांपल में तुम सॉल्वेंट भी पकड़ लिए होगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉल्ट ले लूं प्लस वाटर ले लूं, और इसको अगर मैं मिक्स करके सॉल्ट सोल्यूशन बना रहा हूं, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट भी क्या होता है? स्मॉल क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो ये तो सॉलिड स्टेट हो गई। वाटर लिक्विड हो गई। और फाइनल सॉल्ट सोल्यूशन भी क्या होता है? लिक्विड होता है। इट मींस इस बार जो वाटर है, वाटर हमारा है सॉल्वेंट। क्यों भाई? क्योंकि मैंने क्या बोला कि कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में है, चलो ये तो ठीक है, सबको पता रहता ही है, लेकिन फिर क्या आगे पढ़ो, सेम फिजिकल स्टेट एज द फाइनल सोल्यूशन। मतलब फाइनल सोल्यूशन का लिक्विड स्टेट है, तो वाटर भी यहाँ लिक्विड स्टेट में है, तो जो भी मैच होगा वही सॉल्वेंट, जो मैच नहीं होगा फाइनल सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट से वो सॉल्यूट। इट मींस ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है। क्लियर? क्लियर? पक्का आपके साथ सभी चैप्टर में मजा आएगा। सर आप इतने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कैसे कर लेते हो? बस निकल जाता है यार। सल्यूट और सॉल्वेंट देखने में। हम भाई, सबको क्लियर है? हम्म। कोई एक क्लास छोड़ के गया है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा ध्यान से इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में और अच्छी चीज समझेंगे, और अच्छी चीजें समझने को तुमको मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक चीज और पूछता हूँ। पूछूं? देखो, कभी किसी के मन में सवाल नहीं आया अभी कि सर, अगर
अगर लिक्विड के अंदर ही लिक्विड मिलाकर और लिक्विड बनाए तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा होगा। चलो यहां तो पता चल गया कि स्टेट चेक कर लेंगे हैं। यहां तो पता चल गया ना कि स्टेट चेक कर लेंगे। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं फॉर एग्जांपल, मान लो इथेनॉल लिया मैंने, हाँ इथेनॉल शराब है ना, उसमें मैंने पानी मिला दिया। अब बताओ, अब जो तुम्हारा बनेगा सोल्यूशन वो क्या बनेगा? इथेनॉल का सोल्यूशन बनेगा? किसी के मन में ये सवाल नहीं आया है ना। तो इथेनॉल भी लिक्विड, ठीक है भाई, वाटर भी लिक्विड और इथेनॉल सोल्यूशन भी लिक्विड। अरे भैया फंस गए। अब कैसे पता करें सोल्यूट और सॉल्वेंट है? अब कैसे पता करें बताओ? अगर मैं इथेनॉल सोल्यूशन बनाया तो बोलो बोलो। तो अब तो सिंपल है क्या? अरे वही वाला रूल, बस पता कर लो कि कौन सा ज्यादा अमाउंट में है। अगर मान लो कि मैंने 80 ml इथेनॉल उठा लिया, 20 ml वाटर उठा लिया, तो अब तो तुमको सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है। अब पुराने वाली डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो कि ज्यादा अमाउंट में है, उसका इस्तेमाल करोगे। जब स्टेट आपको सेम मिलेगी, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ठीक है, उसको तो क्या बोलो, क्या करोगे आप? जब आपकी स्टेट सेम हो जाएगी तो आप बस सिंपली वही चेक करोगे कौन सा ज्यादा अमाउंट में है उस टाइम। फिर ये फिजिकल स्टेट वाला झंझट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। वो चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है तो बता दो जल्दी। क्वांटिटी भी सेम हो तो डिफरेंशिएट कर पाना, तो क्वांटिटी सेम हो तो फिर उसके लिए आप सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों इक्वल अमाउंट में बराबर हो जाते हैं ना। तो फिर आप उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बताता हूँ। देखो, आप क्वांटिटी सेम हो तो क्या करेंगे, देखो सही चीज पूछा। अगर क्वांटिटी सेम हो तो क्वांटिटी सेम हो तो क्या करेंगे मैं बताता हूँ। देखो, अब क्वांटिटी सेम करनी होगी तो आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री लगाना पड़ेगा। केमिस्ट्री क्यों? क्योंकि अगला टॉपिक में वही बताने वाला था अभी। अब देखो, अगर क्वांटिटी सेम ले ले तो मैं तुमसे कहता हूँ जरा ये बताओ कि किसी भी सोल्यूशन का मास कितना होता है? है? क्या लिख दिया मैं अभी? मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ मास नहीं, मास ऑफ सोल्यूशन। तो सिंपल है सर, क्या कि अगर मास ऑफ सोल्यूशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे बोलो? अरे भाई मास ले लेंगे, मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में वेट ले लेंगे। किसका? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। यही तो होगा। अरे डरो मत, हमेशा थोड़े गलत रहोगे, यही तो होगा यार। क्योंकि एक सोल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर टोटल वेट निकालना हो सोल्यूशन का, ठीक है, तो क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सोल्यूट। सिंपल है। अब अगर अमाउंट सेम हो गया तो कुछ नहीं करोगे, अब तुम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। जो टोटल सोल्यूशन बना है उसमें अगर अमाउंट सेम हो गया तो डिफरेंशिएट करने के लिए तुम क्या करोगे? सॉल्वेंट या सोल्यूट को माइनस करके निकालोगे। ठीक है, सॉल्वेंट या सोल्यूट को माइनस करके निकालोगे। अब 50-50 जब तुम्हारा हो जाता है, मान लो कि 50% इट मींस 50 ml तुमने सोल्यूट ले लिया, 50 ml तुमने सॉल्वेंट ले लिया। सो अगर वेट निकालना हो तो तुम तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेट पहचाननी हो, सो इस केस में तुम्हारा क्या होगा? एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो इस केस में चाहे तुम इसको सोल्यूशन सोल्यूट मान लो, चाहे तुम इसको सॉल्वेंट मान लो, दोनों को मान के जो कैलकुलेशन आप करोगे वो इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? अरे मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। अगर दोनों सेम हो गए तो चाहे तुम किसी को सोल्यूट मान लो, किसी को सॉल्वेंट मान लो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? बताओ, क्लियर है? अगर क्वांटिटी सेम हो गई तो चाहे आप किसी को सोल्यूट माने किसी को सॉल्वेंट माने। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? दोनों के मास का, मतलब दोनों के वेट का इक्विवेलेंट। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो मास सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर मान लो डिफरेंशिएट करना है सोल्यूट या सॉल्वेंट में, दोनों का क्वांटिटी सेम हो गई, तो आप चाहे किसी को भी सोल्यूट लो किसी को भी सॉल्वेंट लो, आपका कैलकुलेशन 100% ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि आधा आधा बढ़ गया ना दोनों का वेट। तो चाहे आप एक को उठाओ चाहे दूसरे को उठाओ। क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना भाई? ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक में जैसे ही आप सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन लेके आगे बढ़ोगे ना, एक टर्म बड़ा परेशान करता है बच्चों को, और मुझे बहुत ढंग से पता है ना कि ये तुम लोगों को भी किया होगा, बिल्कुल किया होगा। आज तक सोल्यूशन तुमने पढ़ लिया क्लास 12 में भी, ठीक है, और मेरे टाइम भी ये चीजें मुझे बहुत परेशान की थी, है ना। हम वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर, इस पूरे सोल्यूशन वाले चैप्टर में वेपर प्रेशर ही करते हैं।
और अगर पूछा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझ नहीं आता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो वेपर प्रेशर शुरू होगा। और देखो आज मैं तुमको एक्चुअल मतलब समझाऊंगा कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन रट तो लियो, उसका एक्चुअल मतलब डेप्थ में घुसोगे समझोगे। आओ मैं समझाता हूँ। देखो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो है वेपर प्रेशर। पहले सब टर्म का इंट्रोडक्शन लेंगे तब मेन चैप्टर के अंदर घुसेंगे। अब वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन पे बेस्ड है। क्या क्यों? क्योंकि पहला हमने मोल कंसेप्ट वहां पढ़ लिया। सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर है ना भाई, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसमें हम गैस का मोस्ट पार्ट कवर अप कर देते हैं। सॉल्यूशन में लिक्विड की बात होती है और सॉलिड स्टेट एक अलग चैप्टर बनाया गया है। सो इसमें लिक्विड सॉल्यूशन ही सब चलेगा, ठीक है। सो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। दिक्कत हुई है कि नहीं वेपर प्रेशर समझने में? दिक्कत हुई होगी बिल्कुल, लेकिन अब देखो आज से सीखो। देखो कभी भूलोगे नहीं वेपर प्रेशर की बात। अब देखो सबसे पहली चीज, वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं। क्यों? आओ पहले समझो। देखो एग्जाम्पल ले लो कि मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है। समझो, ध्यान से समझो। अभी लिखा दूं बता दूं डेफिनेशन तो कोई मतलब नहीं बनता है ना उस चीज का। सीख के जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो ज्यादा क्लियर होता है। अब मान लो कि मैंने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या किया कि पानी भर दिया ऐसे, ठीक है। समझने की कोशिश करना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। और सबने मैनोमीटर नाम की डिवाइस पढ़ी है, यूट्यूब मैनोमीटर जिसको बोलते हैं, है ना। सो मैंने क्या किया ना कि इस बीकर में इस जगह से एक यू शेप्ड का ट्यूब जिसको मैनोमीटर बोलते हैं उसको मैंने अटैच कर दिया। ये सेटअप मैं तुमको ले रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए किसको वेपर प्रेशर क्या होता है। और इसको ऊपर से मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, है ना। ठीक, चलो अब देखो। अच्छा मैनोमीटर क्या होती है, किसी ने पढ़ा है? कभी सुने होगे मैनोमीटर, बैरोमीटर, इसको यू शेप्ड मैनोमीटर बोलते हैं। पढ़ा है? अच्छा उसके अंदर क्या होता है भाई, मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है ना, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस नहीं क्या है कि इंस्ट्रूमेंट कहा जाए। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर नापने का काम करता है। क्या नापने का काम करता है? प्रेशर। कभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होगे क्लास 11 में तो ये चीज देखी होगी आपने, वहां देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। इसका काम क्या होता है कि ये प्रेशर को नापता है भाई। अच्छा प्रेशर को कैसे नापेगा? प्रेशर डिफरेंस बेसिकली नापता है। प्रेशर का डिफरेंस कैसे नापेगा? ये हाइट से, ये हाइट के हेल्प से प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है। अच्छा हाइट कैसा सर जी? हाइट क्या होता है ना कि ये जो यू शेप्ड मैनोमीटर है जिसको मैंने उस बीकर से अटैच कर रखा है, ठीक है, जो कि पानी के थोड़ा ऊपर मैंने लगाया है, वाटर का लेवल यहां तक है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ध्यान से समझना। पेपर प्रेशर समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया कि यू शेप्ड मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया साइड से। और सबको पता है कि इस मैनोमीटर में क्या होता है भाई, अगर कभी ध्यान से पढ़े होगे, नहीं पता तो समझ लो, इस मैनोमीटर में ना ऐसे पूरी मरकरी भरी होती है, मरकरी, है ना। अब देखो, और मैंने यहां से एक नोजल कनेक्ट कर दिया, नोजल जो कि बंद और खोलने का काम करता है इस ट्यूब को, है ना। ये सेटअप सबको क्लियर है, हो जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल है। बीकर लिया, यू शेप मैनोमीटर लाया। मैनोमीटर में एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जो प्रेशर के नापने का काम करती है, प्रेशर का डिफरेंस कितना है वो बताती है। किसके हेल्प से? हाइट के हेल्प से। अब ये हाइट का टर्म क्या आया मैं समझाता हूं, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता ना करो, बस समझो कि सेटअप है ये, ठीक है। अब हुआ क्या कि, ध्यान से समझना, अब हुआ क्या, ये जो वाटर है, मतलब बेसिकली वाटर ना लेके ऐसे समझ लो कि एक हमने वॉलेटाइल लिक्विड लिया है। मैंने वॉलेटाइल शब्द का इस्तेमाल किया है, ध्यान से समझो। क्या बोला मैंने? कि इसके अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड मैंने भर दिया है, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड पता है क्या होता है? वॉलेटाइल लिक्विड ऐसी लिक्विड होती है जिसके अंदर टेंडेंसी होती है ना कि वो अपने आप को वेपर में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर ले। वोलेटाइल का मतलब है ना भाप बन के उड़ जाना। जैसे सब लोग सुने हो कि भाई पेट्रोल जो है उसको ढक के रखा करो, सुना है ना सबने, पेट्रोल ढक के रखा करो, क्या बोलते हो, वो उड़ जाएगा। उड़ जाने का मतलब क्या है कि पेट्रोल एक वोलेटाइल लिक्विड है। देखो वोलेटाइल का मतलब होता है ना कि ऐसी लिक्विड की टेंडेंसी जो कि वेपर बहुत जल्दी बनाती हो, मतलब लिक्विड से वेपर में चेंज होने में उसको समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चेंज होता है वो, ठीक है। और कंप्लीटली जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, मतलब लिक्विड से गैसेस स्टेट में। तो जैसे पेट्रोल बोलते हो ना, पेट्रोल एक वोलेटाइल लिक्विड है। क्यों? क्योंकि खुला रखोगे तो वो एयर के साथ क्या हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगी, कहते हो। तो मैंने वैसे ही कुछ वोलेटाइल लिक्विड भरा है इसके अंदर, ठीक है।
मैं तुमको क्या समझा रहा हूं, मैं तुमको वेपर प्रेशर का असली मतलब समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या कि हमने इस बैरोमीटर को यहां लगाया, अब देखो क्या किया ना कि हमने इस नोजल को यहां से खोल दिया। अब ये नोजल जो है ये खुल गई है, ठीक है। ये नोजल क्या है, अब ये नोजल यहां से ओपन हो चुकी है, नोजल यहां है ऊपर, ठीक है, खोल दिया। अब हम क्या चले गए, कुछ दूर घूमने के लिए चले गए, हमारा मन कर दिया, हमें सेटअप करके बाहर निकल गए। एक दो घंटे बाद आए तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसके अंदर ये जो मरकरी जो ग्रीन कलर से दिख रही है, जो भरी हुई है मरकरी लिक्विड फॉर्म में, उसका लेवल में हमको डिफरेंस देखने को मिला। मतलब यहां से कुछ मरकरी जो है वो कम हो गया। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा ट्यूब था ऐसे, ठीक है। अब जब हमने देखा क्या कि जो मरकरी है, इसका मरकरी का लेवल जो है वो ऊपर जा चुका है और यहां से मरकरी जो है वो कुछ कम हो चुकी है, ठीक है। ये वाली साइड से, ये वाली साइड से मरकरी जो है वो कुछ कम हो चुकी है। यानी शुरुआत में हाइट क्या थी, शुरुआत में हाइट सेम थी, अभी पीछे ड्रॉ किया था, ठीक है। इनिशियली जो थी शुरुआत में, वो दोनों का लेवल जो था, हाइट ऑफ लेवल वो सेम था मरकरी का, लेकिन जब हम कुछ देर गए तो ये मरकरी का राइज थोड़ा क्या हुआ, इस साइड से ऊपर चला गया और यहां से वो नीचे चला गया। जब इस चीज को हमने स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि इनिशियली हाइट यहां पे थी, अब ये हाइट यहां से यहां जा चुकी है, एच हाइट मान लो। सो मरकरी का जो लेवल था पहले तो सेम था दोनों, लेकिन जैसे ही हम कुछ दूर छोड़ के नोजल को हटा के और कुछ दूर कुछ देर के लिए छोड़ के इसको चले गए हम बाहर, तो जब हम वापस आए तो हमने क्या देखा कि मरकरी का जो लेवल है वो कुछ ऊपर जा चुका है, मतलब एच हाइट ऊपर जा चुका है। इसी एच को कैलकुलेट करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन समझे कि मरकरी का हाइट क्यों लेवल चला गया। देखो इसलिए चला गया क्योंकि जैसे ही क्या हुआ, ये जो वेपर है क्योंकि एक वोलेटाइल लिक्विड है, सो जैसे ही हमने क्या किया, इस वोलेटाइल लिक्विड को इस बीकर में रखा, इसने क्या बना दिया, वेपर बना दिया। वेपर के फॉर्म में ये लिक्विड जो है वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ऊपर। अब ये क्या किए, इसने क्या किया, प्रेशर एग्जर्ट किया यहां से बैरोमीटर के एंड पे, और ये प्रेशर फिर मरकरी को यहां से दबाया। जैसे ही यहां से दबाया, इसकी लेवल जो है वो ऊपर उठ गई। इट मींस हुआ क्या कि जो तुम्हारा वोलेटाइल लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड की खासियत होती है कि वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये तुरंत क्या हुआ, इसने क्या वेपर बनाए, समझ लो कुछ वेपर को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ताकि इसे समझ में आ जाएगा। इसने कुछ वेपर बनाए, ये वेपर बना के क्या हुआ, जैसे ही अब ये कंटेनर पैक्ड है, ठीक है, ये पैक्ड कंटेनर है, ठीक है। अब इसने क्या किया, वेपर बनाया, और वेपर बनाने की वजह से क्या किया कि प्रेशर एग्जर्ट किया, किसके, ये बैरोमीटर के एंड पे, यही प्रेशर जो है मरकरी के इस लेवल पे लगा और मरकरी जो है ये यहां से ऊपर उठ गई एच हाइट। अब ये जो वेपर जो बन गया है, ये वेपर को मैं ऐसे ऊपर डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जो वेपर बन गया है लिक्विड के, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये प्रेशर एग्जर्ट किए, प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से यहां तुमको प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिला। अब ध्यान से समझना, हुआ क्या, हाइट जो हमको डिफरेंस देखने को मिल गई, ठीक है। अब क्योंकि वेसल ऊपर से क्लोज था, है ना, अब ये वेसल ऊपर से क्लोज था। अब ये बताओ, अगर कोई भी गैस जो है, मतलब वेपर क्या है, गैसेस स्टेट है, तो कोई भी गैस अगर कहीं पैक होती है तो बाहर निकलने की कोशिश करती है। इट मींस ये जो वेपर के जो मॉलिक्यूल थे, अब क्या किए, इस ये बाहर निकलने के लिए ये जो वॉल है, कंटेनर का जो वॉल है, इस पे प्रेशर एग्जर्ट करने लगे चारों डायरेक्शन से। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है वो क्या करती है, वो गैस जो होती है वो एस्केप करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। खुद किसी बैलून में गैस भरते हो तो कितना टाइट होता है वो सरफेस से, क्यों? क्योंकि प्रेशर लग रहा होता है अंदर से कंटिन्यूअस। वो बलून कोशिश करता है कि अपने आप को कब फोड़ ले हम। इट मींस गैस जो है वो एस्केप करना चाहती है। अब गैस एस्केप करना चाहती है, तुमने ऊपर से कंटेनर को बंद कर रखा है, तो कंटेनर के सभी वॉल पे प्रेशर लगना शुरू हो गया। अब कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगना शुरू हो गया, इसकी वजह से मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करने लगे, ठीक है। और हुआ क्या कि वापस से जैसे ही कोलिजन जो हुआ, अब देखो, क्योंकि पानी क्या था, हमने पानी नहीं, मतलब जो भी वोलेटाइल लिक्विड हमने लिया था, अब ये पूरा का पूरा क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया। एक समय ऐसा आएगा ना जिस वक्त पूरा का पूरा जो ये तुम्हारा क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, ये पूरा का पूरा क्या बन चुका होगा, वेपर बन चुका होगा। तो सब के मान लो ये वेपर के पार्टिकल्स हैं जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ये पूरा वेपर बन चुका है। अब पूरा वेपर बनेगा, फिर ये खूब कंटिन्यूअस लगातार वॉल के ऊपर, कंटेनर के वॉल के ऊपर प्रेशर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम क्या होगा, फिर से कंडेंसेशन शुरू होगा। कंडेंसेशन का मतलब कि जो प्रेशर एग्जर्ट तो कर रहे हैं पूरे लिक्विड पे, मतलब कंटेनर पे हर डायरेक्शन से वो प्रेशर मार रहे हैं, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ मरकरी का जो लेवल है वो तुमको थोड़ा हाइट दिख गया। तो हम ये चीज तो यहाँ कंक्लूड कर लिए कि यहाँ प्रेशर का डिफरेंस आया है।
प्रेशर का डिफरेंस आने के वजह से जो मरकरी का हाइट है वो क्या हो गया, वो एच हाइट बढ़ गया। तो ये तो पता चल गया कि अंदर भाई कंटेनर के अंदर प्रेशर आ गया है। अब हुआ क्या कि जैसे ही पूरे जो तुम्हारा वॉलेटाइल लिक्विड था वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया और वो लगातार कंटेनर को हिट कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि फिर से कंडेंसेशन शुरू होगा। कंडेंसेशन का मतलब कि जैसे ही अब वो कंप्लीट तुम्हारा क्या हुआ, कंप्लीट लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब जब कंप्लीट कन्वर्जन हो गया उसके बाद वापस से क्या होंगे, वो जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है वो ठंडा होना शुरू होते हैं और ठंडा होके वापस से क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। सो इस कंटेनर का जो एक्सपेरिमेंट है इससे क्या देखने को मिला, इससे ये देखने को मिला कि वोलेटाइल लिक्विड पहले वेपर बना रही है जिसके वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वेपर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, और वापस से जब वो कंप्लीट वोलेटाइल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो वापस से कंडेंसेशन के थ्रू, कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो गैस है वो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज होती है। सो कंडेंसेशन हो रहा है क्यों, क्योंकि वेपर बन गया। वेपर के बाद जब कंप्लीट लिक्विड पूरा का पूरा वेपर बन के उड़ गया, मतलब उड़ा नहीं है मतलब कंटेनर पे ही है, तो गैसेस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया फिर वो वापस से थोड़ी देर बाद अपने आप वो ठंडा होना शुरू होगा और वो फिर वेपर वेपर से क्या बनाना, लिक्विड बनाना शुरू करेगा। तो वापस से जो तुम्हारी लिक्विड है वो इकट्ठा होते जाएगी कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब इसी चीज को जब क्या बोले, अब यहां देखो दो चीजें हो रही हैं, क्या क्या, दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक, पहले क्या हुआ है, पहले वेपोराइजेशन हुआ है, क्यों, क्योंकि लिक्विड पहले वेपर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, जब कंप्लीट वेपोराइजेशन हो गया है उसके बाद क्या हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है। तो ये पता है रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इस केस में दोनों बराबर होते हैं, इसलिए कहते हैं इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जितनी तेजी से वेपर बना उतनी ही तेजी से जैसे ही कंप्लीट वेपोराइजेशन हो जाएगा उतनी तेजी से वापस वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, क्यों कि कंडेंसेशन भी साथ में हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब भी रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी प्रेशर होता है लिक्विड का उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी इतना एक्सपेरिमेंट सिंपल सा समझने का क्या मतलब था कि यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का मतलब कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो इस कंडीशन पे जो भी लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वही प्रेशर को क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर। समझ आया, डेफिनेशन तुम लोग को लिखवा दिया जाता है वेपर प्रेशर का। अब समझ आ गया होगा, समझ आया कि नहीं बताओ। इतना लंबा चौड़ा कंक्लूजन का मतलब समझ आया। इतने लंबे चौड़े कंक्लूजन का मतलब एक ही निकला, क्या निकला भाई, कि रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर है। तो उस कंडीशन पे जो प्रेशर लगेगा उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ये चीज देख सकते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है सबको, बताओ क्लियर हुई कि नहीं ये बताओ। वेपर प्रेशर समझ आया। स्टेप्स क्या थे, स्टेप्स ये थे कि पहले हमने वॉलेटाइल लिक्विड लिया, कंटेनर को पैक कर दिया, मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। मैनोमीटर क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि हमको चेक करना था कि प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, प्रेशर अंदर लग रहा है कि नहीं। तो जो ही हमने क्या किया उसको लगाया तो मर्करी का हाइट बढ़ गया, तो हम समझ गए कि प्रेशर का डिफरेंस हुआ है। अब क्या हुआ कि जो वोलेटाइल लिक्विड थे वो वेपर बनाना शुरू किए, वेपर बनाना शुरू किए तो क्या होगा, अब वेपर क्या हो गया, गैसियस स्टेट है, वो स्केप करना चाहेगा। स्केप होने की वजह से वो क्या करता है, सारे कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू किया। अब प्रेशर लगाना शुरू किया, जब कंप्लीट वेपराइजेशन पूरी की पूरी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गई उसके बाद क्या हुआ, जब पूरा कन्वर्जन हो गया उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हुआ, जब तो कंडेंसेशन हो रहा शुरू हुआ, फिर वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इट मींस दो प्रोसेस हुए यहाँ, कौन सा, एक तो वेपराइजेशन, दूसरा कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब जितनी तेजी से वेपराइजेशन हुआ है अगर उतनी तेजी से कंडेंसेशन हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इसी कंडीशन पे लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं मॉलिक्यूल्स उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। बताओ, क्लियर, नाम ही है वेपर प्रेशर। थक गया मैं यार, क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ, क्लियर है, समझ आया वेपर प्रेशर क्या है।
वेपर प्रेशर क्या है समझ आया सबको? ये टर्म बड़ा यूज किया जाता है लेकिन वेपर प्रेशर समझ नहीं आता है जल्दी किसी को। लिख लिया जाए ये वेपर प्रेशर के अंदर। आइए आइए शुरू करते हैं लिखना। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड क्या होती है पहले वो लिखते हैं डेफिनेशन वाइज। द लिक्विड which has tendency to convert in vapor is called volatile liquid। ठीक है, अगली चीज क्या हुआ, वोलेटाइल लिक्विड को हमने फिल किया, कंटेनर में। उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत में मरकरी का जो लेवल था वो क्या था, सेम था, है ना। तो वेपर आफ्टर सम टाइम, देखो लिख लो इनिशियली, लिख लो सब स्टेप्स में लिख लो ताकि कभी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इनिशियली द कॉलम ऑफ mercury level is same, but after some time कुछ समय के बाद क्या हुआ, मरकरी का लेवल जो है राइज हो गया। किसके वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, या फिर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस द level of mercury changes to some height h। ठीक है, अब हुआ क्या कि वोलेटाइल लिक्विड जो है वेपर बनाना शुरू किए। अब जब कंप्लीट वेपराइजेशन हो गया फिर उसके बाद कंडेंसेशन शुरू हुआ। इट मींस रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन हमेशा, अब ये इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो याद रखना उसमें क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दिस बंद करो बे, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्लियर है, बोलो। नोट वाइज मैंने पॉइंट वाइज जो भी बोला उसको समराइज करा दिया। ओके 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 ओके, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है क्या बात है। ठीक है, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको क्या, अब फाइनली डिफाइन कर देते हैं हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है। आओ लिख लो, इट इज दी प्रेशर of the liquid solution at equilibrium, या फिर इसको लिख लो when, ठीक है ये एक्स्ट्रा है, इसके बाद ये लिख लेना सोल्यूशन। ठीक है, when rate of condensation is equals to rate of vaporization। मतलब उस वक्त जो प्रेशर लग रहा होगा ना लिक्विड पे वही वेपर प्रेशर होता है, उसको वीपी लिखते हैं।
ठीक है। तो वेपर प्रेशर कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ इवापोरेशन, सॉरी वेपोराइजेशन, नॉट इवापोरेशन, अभी आगे डिफरेंस समझाऊंगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर? वेपर प्रेशर समझ आया तो बोलो जल्दी, क्या है वेपर प्रेशर? समझ लिया बट ढंग से समझाया है ना। ये सेटअप भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हमने पहचाना, मैनोमीटर के हेल्प से हमने पहचाना कि वहां प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और इस प्रेशर के डिफरेंस से हमने चेक किया कि यस अंदर लग रहा है प्रेशर। लगा कौन रहा है? वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं, कंटेनर को पुश कर रहे हैं। चलो, नए लोग हैं उनको क्लियर हुआ? जोहा सिद्दीकी आपको क्लियर है? आप नहीं है इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्लियर है? सान्या, जैनुल, इनामूर, सबको क्लियर है? हाँ, ओके ओके, आई ट्राई टू राइट इन। थोड़ा हाथ जल्दी चलने की वजह से वैसा लिख देते हैं यार, क्या करें हम भी। एक्चुअली मेरे जो बोलना है ना, मेरे जो बोलने की स्पीड और मेरे हाथ की स्पीड, उसका कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता है, ठीक है। और थोड़ा एक दिक्कत ये है कि अभी देखो, अगर मैं बड़ा वाला टेबल फिर से वापस लेने वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें थोड़ा स्पेस, इसमें थोड़ी स्पेस की कंजस्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस जो है वो यहाँ कंजस्टेड है, इसलिए बड़ा टेबल लेंगे तो और स्पेस अच्छा मिल जाएगा, उस टाइम और बड़े से लिखेंगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं ये बताओ? समझ आया? सबको समझ आया ना? चलिए 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 चलिए। अब पता है, दो टर्म होता है। कौन सा दो टर्म है भाई? एक अभी मैंने पीछे गलती से उसका नाम भी ले लिया, क्या? इवापोरेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन, मुझे कोई बताएगा? इवापोरेशन, वेपोराइजेशन, या दोनों सेम है या अलग अलग है? इवापोरेशन और वेपराइजेशन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई लोग इस चीज को समझते हैं दोनों सेम है। नहीं बच्चा, गलती मत करना कभी समझने की, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। कहो क्या बात कर रहे हो, दोनों में तो वेपर ही बनता है, चाहे इवापोरेशन का है चाहे वेपराइजेशन का है, बस नाम अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है ना? अलग है, बिल्कुल अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, समझना पड़ेगा। डिफरेंट? अच्छा, तो बताओ फिर कैसे डिफरेंट है भाई दोनों? इवापोरेशन और वेपराइजेशन, काम दोनों का एक ही है, वेपर में कन्वर्ट करना, गैस में कन्वर्ट होना, फिर दो अलग अलग टर्म क्यों? इवापोरेशन नेचर में होता है, अच्छा। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल ना, करेक्ट डेफिनेशन में ढूंढ रहा हूँ ना, ना ही अबरार का करेक्ट है, और मोहम्मद नासिर ने तो बहुत बेसिक सा, वो तो सबको पता है यार, उसमें बताने वाली चीज क्या है? इवापोरेशन नेचर में होता है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि इवापोरेशन जो है अगर डेफिनेशन में लिख दे कि इवापोरेशन नेचर में होता है, मतलब इवापोरेशन डिफाइन फॉर नेचर ओनली, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? आओ, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, पता है अगर ये पता है डिफरेंट है तो चलो अच्छी बात है, दिमाग में हमेशा याद रखो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। क्या है, क्यों है, देखो समझाते हैं। इवापोरेशन, वेपराइजेशन, काम दोनों का एक ही है, किसमें? गैस स्टेट में कन्वर्ट करना, लेकिन फिर भी दो अलग अलग टर्म इसलिए डिफाइन किए गए, क्यों? क्योंकि समझो, जो इवापोरेशन होता है और जो वेपराइजेशन होता है, ध्यान से समझो। इवापोरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो तुम्हारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन वो जो गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो तुम्हारा टेम्परेचर चाहिए होगा ना, अरे भाई, कोई भी लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है? जब उसकी बॉइलिंग पॉइंट को आप एक्सीड कर दे, है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब 100 डिग्री तक बॉइल करोगे तो भी तो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना जी? वैसे ही लिक्विड की एक बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच के उससे पहले ही उसको वेपर में कन्वर्ट कर दें, मतलब लिक्विड से गैस में वो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? कि इवापोरेशन में क्या होगा कि जो लिक्विड होगी वो गैस स्टेट में, मतलब वेपर में कन्वर्ट तो होगी, लेकिन विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, मान लो अगर किसी भी लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट बनाया गया है तो वहां तक ना जाके उससे पहले ही अगर हम क्या करें, उसके स्टेट को चेंज करके वेपर में कन्वर्ट कर दे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इवापोरेशन। मतलब इवापोरेशन में याद कर रखना है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे हुए वेपर में कन्वर्ट होता है लिक्विड, ठीक है, तो लिख लो विदाउट
रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब वही चीज वेपोराइजेशन में करें तो वेपोराइजेशन में हम वेपर बनाते हैं, समझो ऐसे हम वेपर बनाते हैं मतलब कि हम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं उस लिक्विड को, फिर वो जब वो बॉइलिंग पॉइंट को एक्सीड करता है मतलब उस पॉइंट पे क्या हो, जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे तब अगर वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो उसको इवापोरेशन बोलेंगे। यानी वेपोराइजेशन क्या होता है, लिख लो, इवापोरेशन वेपोराइजेशन, इवापोरेशन तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है ना, तो लिख लो कि जो वेपोराइजेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो गैस, गैस इन द सेंस वेपर, गैस का मतलब यहाँ वेपर है, ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट तो होता है लेकिन अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब आप उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर एक्सीड करोगे तब, अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं किसी पानी को वेपोराइजेशन के थ्रू वेपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे को क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाना पड़ेगा तब वो वेपोराइजेशन के प्रोसेस को, तब उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहा जाएगा। लेकिन ये बताओ क्या पानी छत पे गिरा होता है, अब ये बताओ क्या छत तुम्हारी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, नहीं ना, लेकिन छत पे पानी गिरता है अगर धूप धूप बहुत तेज है तो पानी तुरंत उड़ जाता है, कपड़े से पानी उड़ जाता है, क्या कपड़े का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, ना 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 ना, मतलब जो वहां हो रहा है, जो छत पे जो प्रोसेस तुम देखते हो रोज के रोज वो इवापोरेशन है, ठीक है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें हम बिना किसी बॉइलिंग पॉइंट पर रीच किए हुए ही क्या वो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है गैस के फॉर्म में। लेकिन वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर एक्सीड करना पड़ेगा। तो अब दोनों का डिफरेंस समझ आया कि वेपराइजेशन और इवापोरेशन जो है वो क्या है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, बताओ, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलिए, अच्छा रीजन समझोगे ऐसा क्यों होता है, समझना चाहोगे रीजन, बोलोगे समझा था तो समझा दूंगा, नहीं तो अभी तुम अगर इसी समझ के हो तो बहुत अच्छी बात है। रीजन समझोगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि बिना उतने टेम्परेचर पर रीच किए हुए ही कभी वेपर कन्वर्ट हो जाता है तो कभी हमको उस टेम्परेचर पे जाना पड़ता है, दोनों अलग अलग प्रोसेसेस, समझोगे। आओ आज के लेक्चर को यही एंड करेंगे रीजन समझा के, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे, क्योंकि आज बहुत डेप्थ में बातें हुई, जो चीज़ नहीं क्लियर होती मैं जानता हूँ, क्योंकि जो चीज़ तुमको नए नए पढ़ोगे वो तुरंत वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ पढ़ चुके हो और क्लियर नहीं हुआ है ना उसको थोड़ा डेप्थ में समझाना पड़ता है, इसलिए समय लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो रीजन समझते हैं वेपराइजेशन का क्या होता है, क्यों ऐसा होता है भाई, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि इवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन, वेपराइजेशन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ता है ना। देखो होता क्या है ना, वेपराइजेशन होता क्या है, देखो ध्यान से समझो, वही बीकर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर इस बीकर में मान लो कि मैंने लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो मान लो यहां तक मैंने लिक्विड भरा है, ठीक है, ये पूरा नीचे लिक्विड है, ठीक है, ठीक है, मान लिया ना कि यहाँ तक लिक्विड भरा है, थोड़ा ये हटा देता हूँ क्योंकि मुझे एक डायग्राम इसके अंदर बनाना है, क्या बनाना है मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझो, ये मान लो यहाँ तक लिक्विड भरा है, अब ये बताओ कि लिक्विड के क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, ये लिक्विड के मान लो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, यहीं तक लिक्विड भरी हुई, ये लिक्विड का सरफेस है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक। अब जाहिर सी बात है नीचे भी तो मॉलिक्यूल होंगे, अंदर भी होंगे, तो मान लो कि ये जो है ये सरफेस है लिक्विड का, और अंदर एक और मॉलिक्यूल ड्रा करता हूं, ये है बल्क, बल्क मतलब सरफेस से नीचे और भी तो पार्टिकल होंगे, पूरा ये भरा ही होगा ना, ये इधर तो पूरा भरा होगा, मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया बट समझो बस अभी। अब ये बताओ कि मैं तुमसे पूछता हूँ, जरा एक चीज पूछता हूँ, क्या कि जो बल्क वाला जो तुम्हारा पार्टिकल है लिक्विड का, मतलब बल्क वाला जो मॉलिक्यूल है तुम्हारा लिक्विड का, ठीक है, पार्टिकल कह लो मॉलिक्यूल कह लो, ये सरफेस है तुम्हारा, ठीक है, सरफेस की पार्टिकल है लिक्विड वाली, ठीक है। अभी जो बल्क वाला जो तुम्हारा पार्टिकल है, इस बल्क वाला पार्टिकल थोड़ा बाहर निकालता है और इससे पूछते हैं कि भाई जरा ये बताओ क्या तुम्हारे ऊपर सभी डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो बोलेगा हाँ भैया बड़ा जुल्म है, कैसे, क्योंकि जो फोर्सेस हैं, बगल में एक और चिपका हुआ है मेरे, एक और चिपका है बगल में, इधर से भी एक और चिपका है, इधर से भी एक और चिपका है, तो भैया सब के सब ना ऐसे बाहर की तरफ से फोर्सेस लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ वो भी मेरे पे लगा रहे हैं,
मैं भी लगा रहा हूँ, वो भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, वो भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, वो भी लगा रहे हैं। मतलब ये जो देखोगे ना, ये हर तरह से क्या होगा, घिरा होगा, है ना। इसके आजू बाजू भी तो पूरा ऐसे पार्टिकल भरे होंगे। सो अगर मैं सरफेस को ना देख के बल्क का एक पार्टिकल उठाता हूँ और उस पर मैंने फोर्सेस को देखा, तो पता चला कि हर डायरेक्शन से उस पर फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर मैं बल्क के पार्टिकल के लिए तुमसे पूछूं कि ये बताओ नेट फोर्स इसमें कितना लग रहा है, तो बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, जब सभी डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं तो सभी फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मींस जो नेट फोर्स होगा बल्क के लिए वो जीरो होगा। ठीक है, समझ गए। मतलब सरफेस से नीचे अगर कोई मैं मॉलिक्यूल उठाता हूं लिक्विड का, तो उस पर अगर मैं फोर्सेस को देखता हूं तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब टोटल फोर्स, कोई एक्स्ट्रा फोर्स उस पर नहीं है। तो टोटल फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। लेकिन वही चीज अगर मैं सरफेस से पूछता हूं, कह रहे सरफेस भैया, मान लो मैंने इसको बाहर निकाला, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस का एक पार्टिकल है। मैंने पूछा कि अरे भैया तुम पे भी फोर्सेस लग रहे हैं क्या, जैसे बल्क में लग रहा है। बोलेगा भैया बहुत दुख है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि भैया इधर से कोई खींच रहा है, मैं भी उसको खींच रहा हूँ, ठीक है। नीचे से भी कोई खींच रहा है, मैं भी उसको खींच रहा हूँ, ठीक है। इधर से भी वो खींच रहा है, मैं भी उसको खींच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन भैया ऊपर से तो खाली है। क्यों? क्योंकि सरफेस है और ऊपर कोई अगला पार्टिकल है ही नहीं। तो सब नीचे से तो मेरे को खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर से कोई खींचने वाला है नहीं, तो बड़ा दुख है जिंदगी में। ऊपर से कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, ठीक है। तो नीचे डायरेक्शन में, नीचे तो हर डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो नीचे के सारे फोर्सेस हो गए कैंसिल आउट। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है। इट मींस अगर नीचे जो एकदम स्टेट वाली है, मान लो इस फोर्स की मैं बात करता हूं, तो इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर से भी एक फोर्स चाहिए ना जी। बट पता चल रहा है कि वो तो हवा में है, वो तो सरफेस है। तो जो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है, उसको अपवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं कर पाया। यहाँ नीचे खींच तो रहे हैं सब पार्टिकल, सब लगा तो रहे हैं, ये भी लगा रहा है, वो भी लगा रहे हैं, दोनों दोनों में फोर्सेस लगते हैं। लेकिन ऊपर से बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो मैं उससे पूछूंगा कि अच्छा भैया अगर ऊपर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो जरा बताओ कि तुम्हारा नेट फोर्स जीरो है क्या। बोलेगा क्या बुड़बक हो क्या यार, जब ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, है ना। ये चाहेगा कि भैया ऊपर से कोई मुझे जल्दी से टांगे, जल्दी से खींचे, ताकि फोर्स बैलेंस होके मैं कहां चले जाऊं, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो में चले जाऊं। क्यों? क्योंकि एफ नेट इक्वल्स टू जीरो किसकी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम में। और इस दुनिया में सब चाहता है कि हम इक्विलिब्रियम में रहे। क्यों तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पास गाड़ी हो, पैसा हो, है तुम्हारी शादी भी हो, है बच्चे भी हो, और तुम एक स्टेबल जिंदगी जियो? सब चाहता है ना, पढ़ा तो इसलिए रहे हो। तो सब चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहे। वैसे ही सरफेस का पार्टिकल में बड़ा दुख है। क्या? क्योंकि बल्क वाला पार्टिकल तो मस्ती में है भाई, हर जगह से फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट जीरो है, यानी वो इक्विलिब्रियम में मस्त बैठा हुआ है। लेकिन सरफेस के पार्टिकल कोई चाहिए कि भाई ऊपर से आए और बैलेंस करके ले जाए भाई, ऊपर से आए और बैलेंस करके ले जाए। लेकिन कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सरफेस पे है। अब उसके ऊपर कोई पार्टिकल है नहीं, वो तो सबसे सरफेस का पार्टिकल है। इट मींस वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो नेट फोर्स जो है उसकी जीरो है। तो वो कोशिश करता है, वो चाहता है कि भाई कोई भी आए और मेरे को ले जाए। और यहाँ आने वाला कौन है, यहाँ आने वाला है बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ही तुम थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिए इसको, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा भी उसको ज्यादा टेम्परेचर दिए, वो फटाक से क्या करेगा, स्केप करेगा। किधर? ऊपर की साइड। और वो तुरंत लिक्विड जो है क्या होगा, सरफेस से वेपर बनना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली यही फिनोमेना होता है। इसीलिए वेपोराइजेशन को हम कहते हैं कि वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। समझे? इसलिए कहा जाता है कि वेपोराइजेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। इसके अंदर जो तुम्हारे बल्क वाले जो मॉलिक्यूल है उस पर तो फोर्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन सरफेस का नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। बताओ। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। क्रिस्टल क्लियर। चलो, तो अगर समझ आ गया तो आज की क्लास को एंड करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 1। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कल।